आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका एडवोकेट मैथ्यू जे नेदुम्परा ने दायर की थी। उनकी याचिका को जस्टिस अभय ओक की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने प्रीमेच्योर बताया। प्रीमेच्योर याचिका का मतलब है संबंधित मामले में अंतिम निर्णय या कार्रवाई किए जाने से पहले दायर की गई याचिका। जस्टिस अभय ओक ने कहा, इन हाउस जांच पूरी होने के बाद कई विकल्प खुले हैं। सीजेआई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं। आज इस पर विचार करने का समय नहीं है। इन हाउस रिपोर्ट के बाद सभी विकल्प खुले हुए हैं। आपको बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला। 14 मार्च को उनके आवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला। वहीं जस्टिस वर्मा का दावा है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी भी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस मामले की जांच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई है। साथ ही ये फैसला लिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई भी न्यायिक जिम्मेदारी न सौंपी जाए। म्यांमार और थाईलैंड में रिक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। इस तेज भूकंप की वजह से दोनों ही देशों में भारी तबाही मची है। विशाल इमारतें और पुल ढह गए। थाईलैंड के पीएम शिनवात्रा ने शुक्रवार को बैंकॉक के अंदर आपातकाल का भी ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। इसका भारी असर थाईलैंड तक हुआ है। इसी के साथ बैंकॉक में विशाल इमारत के ढहने से उसमें 43 लोग फंस गए हैं। आपातकालीन सेवाओं का कहना है कि बैंकॉक के चाटुचाक पार्क की इस इमारत के अंदर 50 लोग मौजूद थे। इस भूकंप की वजह से बैंकॉक में एक व्यक्ति के मरने की पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि 50 लोग घायल हैं। इसी के साथ म्यांमार में भी भारी तबाही हुई है। इस बीच सोशल मीडिया पर थाईलैंड के बैंकॉक शहर के एक वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत धूल के गुबार के बीच ढहती नजर आ रही है और वहां मौजूद लोग चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंड अप एक्ट के कारण जारी विवाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा कि पिछले दिनों हुए विवाद के बाद मेरी जान को खतरा है। मुंबई लौटा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं विल्लुपुरम का रहने वाला हूं। अगर मुंबई वापस आऊंगा तो मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं से मेरी जान को खतरा है। कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार कुणाल कामरा ने दावा किया कि वो तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं। इस कारण मामला मद्रास हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणी पर शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई है। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिना नाम लिए एक टिप्पणी में उन्हें गद्दार कहा था। मामले पर बीबीसी मराठी के राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग्य समझते हैं, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। ये किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा है। विवाद बढ़ने पर कुणाल कामरा ने माफी भी मांगने से इनकार कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 4 महीने 11 दिनों के अनशन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। ये जानकारी पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। डल्लेवाल एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर अनशन पर थे। उनकी हालत पिछले 2 महीनों से नाजुक चल रही थी। इससे पहले पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाया था, जिसके बाद लगभग 1400 किसानों को हिरासत में लिया गया था। आखिरकार नेताओं की मेहनत रंग लाई और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पानी पीकर अपना अनशन खत्म कर दिया। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में पिछले साल 13 फरवरी से ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान अपने कैंप लगाकर बैठे हुए थे, जिन्हें पिछले दिनों पंजाब सरकार ने हटा दिया है। लंबे वक्त तक जब केंद्र की ओर से कोई पहल नहीं हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डल्लेवाल 26 नवंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इस दौरान पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की थी। भारतीय सेना के राइजिंग स्टार कोर ने अपने बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के उन कर्मियों के अदम्य साहस और वीरता को सलाम करते हैं जो कठुआ में जारी मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। राइजिंग स्टार कोर ने बताया था कि कठुआ के सूफियान में गुरुवार से ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में जैश के 5 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। वहीं 4 जवान बलिदान हो गए हैं और डीएसपी सहित 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं।
इनमें से एक पैरा कमांडो भी शामिल हैं। ये सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के मुखौटा संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के बताए जा रहे हैं। वीरवार सुबह से देर शाम तक रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। अंधेरा होते ही अभियान को रोक दिया गया था। राज्यसभा में गुरुवार को राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कर दिया या आवेश में उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने सदन के भीतर या बाहर ये सफाई दी होती कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैं बयान के लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं, तो ये मामला खत्म हो जाता। हैरत की बात तो ये है कि सांसद का बयान आता है कि मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। ये बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझकर कहा था, पूरे होश में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। डॉक्टर राधा मोहन दास जब सदन में अपनी बात रख रहे थे तो विपक्षी सदस्यों की तरफ से उन्हीं बीच में से बार बार टोका गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैंने हल्ला मचाया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू कितने सेफ हैं? वहाँ कैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका डेटा संसद में पेश किया। लोकसभा में अल्पसंख्यकों के अत्याचार का डेटा दिखाकर एस जयशंकर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मुद्दे पर नजर रखते हैं और इसे उठाते भी हैं। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर दिया। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ ट्रीटमेंट को भारत देखता है। फरवरी में पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ प्रताड़ना के 10 मामले सामने आए। एक सरकार और एक देश के रूप में हम अपने पड़ोसी की मानसिकता नहीं बदल सकते, जो कट्टरपंथी हैं। इंदिरा गांधी भी ऐसा नहीं कर सकी। पाकिस्तान की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई नहीं करती। 2014 से अब तक 15,019 लॉन्ग टर्म वीजा पाकिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ गाने के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। ऐसे ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित करना भी अदालत का कर्तव्य है कि संविधान और संविधान के आदर्शों का उल्लंघन न हो। कोर्ट ने कहा कि कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग्य, कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। पुलिस को लोगों की बुनियादी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग किसी दूसरे के विचारों को पसंद न करते हों, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। सेहतमंद समाज में बोलने की आजादी का सम्मान होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत 53% से बढ़कर 55% हो जाएगी। ये बढ़ोतरी 7th पे कमीशन के तहत की गई है। आखिरी बार बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। अब 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2% का और महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ साल में महंगाई भत्ते में 3 से 4% के हिसाब से ही महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, लेकिन 78 महीने यानी 6.5 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीए में सिर्फ 2% का इजाफा किया गया है। इससे पहले साल 2018 में 2% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। उसके बाद से लगातार 3 या 4% का इजाफा देखने को मिला है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज पुलिस और राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने काठमांडू के कुछ इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। काठमांडू के सहायक मुख्य जिला अधिकारी अशोक कुमार भंडारी ने बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए 3 कुने, सिनामंगल और कोटेश्वर क्षेत्रों में कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद हिंसा और झड़प की घटनाएं सामने आई हैं। सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रही भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की।
नेपाल पुलिस के प्रवक्ता दिनेश आचार्य ने बीबीसी को बताया कि इलाके में तनाव है और पुलिस स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग घायल हुए हैं। नेपाली पुलिस प्रवक्ता ने ये भी बताया कि तोड़फोड़ और लूटपाट की कुछ घटनाएं हुई हैं। इस बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में विपक्षी दलों के गठबंधन ने काठमांडू में एक अलग रैली और सभा की। उन्होंने 2015 में लागू किए गए धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतंत्र संविधान की रक्षा करने की कसम खाई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.